जय सिया राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। आज के इस इंटरव्यू सीरीज में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनका नाम है जतिन शेखावत, जिन्होंने एसएससी कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन 2024 में ऑल इंडिया रैंक 58 हासिल किया है और इस रैंक के साथ इन्हें राजभाषा विभाग जो है वो अलॉट किया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए स्वागत करते हैं जतिन शेखावत का। जतिन, स्वागत है आपका हमारे चैनल रनर्स फेलो पे और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस फाइनल अंतिम रूप से चयनित होने के लिए। थैंक यू सर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरे को इनवाइट किया यहाँ। जी। और जतिन, सर, ये बताइए जो अपने बारे में सफलता बताइए। थी इसमें सर, जी सर, मैं मेरा नाम जतिन शेखावत है और मैं हरियाणा के चरखी दादरी जिले के एक छोटे से गांव रानीला से आता हूँ। और मैंने अपनी जो टेंथ है वो झज्जर जिले से पूरी की और हम्म। अपनी ट्वेल्थ की पढ़ाई भी झज्जर जिले से ही पूरी की। ओके, और पेपर उसके वन बाद में कितने मार्क्स रहे ग्रेजुएशन हैं में जतिन आपके? मैंने, सर मेरे पेपर वन में 175.5 मार्क्स रहे हैं सर। 175.5 मार्क्स रहे हैं और जैसा कि आपने बताया है कि ईडब्ल्यूएस से आपका सिलेक्शन इसमें हुआ है। यस सर। 2 सीटें थी इस बार ईडब्ल्यूएस की। हाँ सर, राजभाषा विभाग में दो ही थी। बिल्कुल। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि राजभाषा विभाग की कटअप जो है वो काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो इसमें कहीं ना कहीं आपने पेपर जी टू सर। में काफी अच्छी खासी मेहनत की होगी, क्योंकि 175.5 ला के राजभाषा विभाग में सिलेक्शन लेना इस बार काफी टेढ़ी खीर साबित मतलब होने वाली थी, लेकिन फिर भी आपने इसको कंप्लीट किया और फाइनली रूप से चयन पाया। तो कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि पेपर टू में है काफी ज्यादा आपने मेहनत इसमें की होगी। चलिए खैर, उस पर भी बात करेंगे। पेपर वन पेपर टू आपके स्ट्रेटजी क्या रही, सारी चीजों पे बात करेंगे। इससे पहले आप बता रहे थे, प्लीज उसको कंटिन्यू करिए कि एजुकेशनल बैकग्राउंड जो आपका था, झज्जर जिले से आपने बताया 10th किया, उसके बाद से कंटिन्यू बताइए। जी सर, मेरी ट्वेल्थ भी जर्जर जिले से ही हुई। फिर मैंने जो अपना कॉलेज है वो रोहतक जिले से किया है। कॉलेज में मैंने बीए प्रोग्रामिंग लिया था और उसके बाद एमए इग्नू से किया, एमए हिस्ट्री। हम्म। और उसके बाद जो पीजीडीटी का जो डिप्लोमा अनिवार्य है इस हाँ हाँ। परीक्षा के लिए वो पूरा किया। हम्म। और उसके बाद एग्ज़ाम के लिए तो मैं जब एलिजिबल हुआ तो एग्ज़ाम दिया मैं है। जानना चाहूंगा इसमें, चूंकि आपकी शुरुआती शिक्षा दीक्षा वहीं से हुई है, तो ये क्या सब हिंदी माध्यम में हुई है आपकी पढ़ाई लिखाई? नहीं सर, मेरी पढ़ाई लिखाई इंग्लिश माध्यम से हुई है। ओके। लेकिन जो जो ग्रेजुएशन में क्या ये सब्जेक्ट्स सामाजिक थे विज्ञान के। जतिन? हाँ सर। हाँ सर। ग्रेजुएशन में क्या था? एमए आपका हिस्ट्री था यानी ग्रेजुएशन हिंदी में मीडियम मेरे, से? हम्म। जी सर, ग्रेजुएशन में मेरे पास था पॉलिटी, हिस्ट्री, हम्म। इंग्लिश और हिंदी। ओके। तो यानी उसमें आपने इंग्लिश एज अ कंपलसरी इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ रखा है, हाँ और सर। आपने पीजी का जो है हिस्ट्री का माध्यम प्रमाण पत्र बनवा लिया, इंग्लिश का, जी सर। सॉरी हिंदी का। हिंदी का माध्यम प्रमाण हिंदी पत्र हिंदी। उसका बन गया और पीजीडीटी आपने कर लिया। इस परीक्षा के लिए आप पात्र हो गए, एलिजिबल हो गए। ठीक है। हम जी जानना सर। चाहेंगे जतिन कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, चूंकि ये पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद इस एग्जाम को देते हैं और इंग्लिश हिंदी का कम्बिनेशन चाहिए होता है, थोड़ा बहुत कम्बिनेशन बहुत सारे लोगों के नहीं मिल पाते, फिर अलग से ट्रांसलेशन का डिप्लोमा या डिग्री जो है आपका सर्टिफिकेट कोर्स करना होता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको कब जानकारी मिली कि हमें यही एग्जाम क्लियर करना है या इसके लिए हम एलिजिबल हों, ऐसा प्रयास किया जाए, ये कब कैसे पता चला? सर, इसके बारे में जानकारी मुझे 2021 के आसपास मिली सर। तब जब घर पे ही मैं यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा था, तब मेरे को इस एग्ज़ाम के बारे में पता लगा। ओके। उसके बाद सर सोचा कि इस एग्ज़ाम को टारगेट करते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसमें मैथ्स नहीं आता। हम्म। क्योंकि मैथ्स मेरा उतना स्ट्रांग नहीं था। मैं पीछे खेल खेल से जुड़ा हुआ था, इसके कारण मैथ्स में चाहिए होती है प्रैक्टिस, तो उसके लिए हम्म। इतना टाइम मिलता नहीं था। लेकिन हम्म। और जो दूसरे सब्जेक्ट्स है जिनमें याद करने का काम होता है, वो सब मेरे ठीक थे। ओके। तो सर मैंने इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी पूरी करने के लिए अपने पूरे आगे शिक्षा दीक्षा इसी तरह से की। मतलब सोच लिया कि इसी एग्जाम के थ्रू जाना है और बाकी चीजें जो है फिर आगे चलती रहेंगी। तो हाँ 2021 में आई सर। थिंक कोविड के टाइम में, राइट? हाँ सर, उसी टाइम पे। ओके। तो इसके लिए जो है आपने बाकी कॉम्बिनेशन को पूरा किया पात्र बनने के लिए।
आपने जिक्र किया कि आप खेल से जुड़े रहे हैं, तो प्लीज हाँ उसके सर। बारे में बताइए कि क्या खेलते थे और कब तक खेला आपने, या अभी भी जुड़े हैं, उसके बारे में बताइए। सर 8 क्लास के बाद सर 9th क्लास में मैंने क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन की, हम्म। और विद हॉस्टल, हॉस्टल भी वहीं था, हम्म। और स्कूलिंग भी उसी एकेडमी से जुड़ा हुआ था। ओके। तो सर हाँ, तो मेन फोकस खेल पे ही था 9th 10th 11th 12th, और कॉलेज के सेकेंड ईयर तक। हम्म। सेकेंड ईयर के बाद सर एकदम से पढ़ाई की ओर शिफ्ट हुआ था, हम्म। और उसके बाद डिसाइड किया था कि कंपटीशन की तैयारी करनी है। ओके। तो कहने तो का मतलब है कि खेल में आपने क्रिकेट सीखा है और खेला भी है। तो उसमें कहाँ तक गए आप, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, या कहीं कुछ और उसमें मौका मिला आपको खेलने का? हाँ सर, अंडर 14 और 16 में मैंने नेशनल कैंप्स किए हैं उसमें। अच्छा। और फिर 19 का जब मेरा पहला साल शुरू हुआ था, तब उस साल के बीच में मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी, उसके बाद मैं कंपटीशन की ओर शिफ्ट हो गया था। क्यों जतिन, हरियाणा से तो ढेर सारे खिलाड़ी निकलते हैं और कहीं ना कहीं आप क्रिकेट से जुड़े होंगे, तो आई थिंक आपने भी सोचा होगा विराट कोहली की तरह खेलना, MS धोनी की तरह खेलना, क्रिकेट टीम में चयन पाना आपका सपना रहा होगा, तभी कोई 8वीं क्लास और 9वीं क्लास से जुड़ता है क्रिकेट से। तो छोड़ने की कुछ खास वजह रही थी? हाँ सर, कुछ व्यक्तिगत कारण थे, और साथ में सर एक स्टेबल स्टेबल लाइन चाहिए थी सर। और हम्म। वो उस चीज़ के लिए, जो कंपटीशन की लाइन थी, सरकारी नौकरी, थोड़ा स्टेबल लग रहा था उस चीज़ में। हम्म। और वो थोड़ा एक बहुत लंबा सफर होने वाला था अगर कंटिन्यू भी चलता तो मैं। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कंपटीशन तो है, क्योंकि जान रहे हैं भाई, चयन जो है तुम भारतीय टीम में 11 लोगों का एक्स्ट्रा में कुछ रखेंगे वैसे होना है। लेकिन काफी टफ हाँ जर्नी है, सर। मेहनत तो हर चीज में चाहिए। लेकिन हाँ। चूंकि आई थिंक बहुत सारे लोग हमारे डिपार्टमेंट में भी और अलग अलग विभिन्न मंत्रालय में या डिपार्टमेंट जो लोग भी आते हैं विभाग में, स्पोर्ट्स कोटे की भी सीट होती है, आपको इस बात की जानकारी होगी आई थिंक, कि जो लोग भी नेशनल हाँ सर। खेलते हैं उनके लिए कुछ जो है स्पोर्ट्स कोटे की सीट होती है। और उन्हें आई थिंक कुछ एग्जाम उनका अलग से शायद होता है, और उसके थ्रू भी वो गवर्नमेंट जॉब उनको मिलती है। और हाँ सर। उस उनको जॉब में रहने के साथ भी आई थिंक 1:30 या 2 बजे के आसपास उनको छोड़ दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए पर डे। यानी उनके ऑफिस का जी वर्किंग सर। आवर भी जो है वो थोड़ा सा कम होता है, और उनको खेल कूद के लिए बराबर भेजने के लिए, और जो भी डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट होते रहते हैं इसमें भी वो लोग खेलते हैं। तो अच्छा स्कोप है। हालांकि आपने चुना है, और चूंकि आपका पसंद की चीज है आपकी, तो कहीं ना कहीं बाद में फिर वो चीजें जुड़ी रहती हैं, आप उसमें भी जाके फिर कुछ कंटिन्यू कर सकते हैं। खैर, हम बात करते हैं इसमें, चूंकि आपको पता है कि पेपर 1 है, फिर पेपर 2 है, तो क्या रणनीति आपकी रही? पहले हम खासकर पेपर 1 पे बात करेंगे, क्योंकि अभी 2025 का एग्जाम आने वाला है, 12 अगस्त को डेट है एग्जाम की। तो जो लोग भी देख रहे हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, उनको कैसे आप कहेंगे कि भाई पेपर 1 की तैयारी, आप अपने बारे में बताइए कि आपने कैसे पेपर 1 को बनाया, और कैसे इसके बारे में प्रिपरेशन की, कौन कौन से बुक लिस्ट फॉलो किया आपने, क्या स्ट्रेटजी रही, प्लीज बताइए। पेपर 1 के लिए सर मैंने नीतू मैम की जो इंग्लिश की बुक आती है वो पढ़ी। नीतू मैडम केडी पब्लिकेशन की जो वॉल्यूम 1 है? केडी। हाँ सर, मोस्टली इंग्लिश में वही पढ़ते हैं सब लोग। ठीक ठीक ठीक। और उसके बाद सर हिंदी के लिए मैंने लुसेंट हिंदी लुसेंट सामान्य हिंदी बुक जो को है। चुना था सर। हम्म। हाँ, सामान्य हिंदी लुसेंट की। ठीक है। तो और ये, हाँ, इन्हीं दो बुक्स को मैंने अपना आधार बनाया था सर, बार बार इन्हीं बुक्स को पढ़ा था। ओके। तो इस बुक के जरिए आपने सेल्फ स्टडी किया, और फिर ये चीज, तो क्या हम, चूंकि बुक तो सबको पता है कि ये किताबें, मैं भी कहता हूँ वीडियो में, आप भी कहते हैं, जो लोग भी सिलेक्ट होते हैं मैक्सिमम लोग इसी बुक को फॉलो करते हैं और सिलेक्ट होते हैं। पढ़ने का अप्रोच क्या था, यानी कि दिन में आप कितना समय इंग्लिश पे दे रहे थे, हिंदी पे दे रहे थे, या कौन सा पोर्शन आपका वीक था, उसको कैसे आपने ठीक किया? क्योंकि अभी ढेर सारे लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, तो उसमें मतलब उनको लग रहा है कि स्कोर इतना ही आ रहा, तो कैसे, क्या रणनीति थी उसके लिए, बताइए। सर जैसे सर इंग्लिश में मैंने जब लॉकडाउन में बुक उठाई थी नीतू मैम वाली, हम्म। तो सर वो बुक मैंने कम से कम भी अब तक ये लगा लीजिए सर 16-17 बार पढ़ चुका हूँ मैं उस बुक को। थॉरोली ओवरऑल? तो ओवरऑल पेज टू पेज तक पढ़ चुका हूँ सर, क्योंकि क्या है सर, तीसरी या चौथी बार के बाद वो बुक बहुत जल्दी खत्म होने लगती है। हाँ, वो रूल्स याद होने लगते हैं कि अरे ये तो पढ़ चुका हूँ, ये तो हाँ। दिखा हुआ है। हाँ सर, रिपीटेशन चलती है तो हाँ हाँ पढ़ी हाँ। जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात है नहीं। हाँ। और सर हिंदी का ये है कि सर जो
स्कूलिंग मेरी हुई है जिस तरह से, उस तरह से हिंदी का बेस मेरा शुरू से ही अच्छा था, तो हम्म। ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें मेरे को हुई नहीं। ओके। तो और इसमें सर आपको, इंग्लिश में वो कैब, हाँ वही पूछने वाला था, इंग्लिश बताइए। में सर वो कैब के लिए कई बच्चे होते हैं कि सर बिल्कुल ही अलग बुक चूज कर लेते हैं, जैसे बहुत से बच्चे जो ब्लैक बुक पढ़ने लगते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वो कैब है, हम्म। पूरी की पूरी वो कैब है वो। हम्म। तो उसने तो बस नीतू मैम की जो वो कैब है पीछे, उसी को पूरा रट के रखा था, मतलब और उसको पढ़ उसी लिया से फिर काम हो गया। डायरेक्टली, हाँ सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे क्वेश्चन बन जाते थे। हम्म। कहीं ना कहीं डायरेक्ट उसी से सवाल आ गए, नहीं तो जितना पढ़ रखा है उसी के बेस पे आप दूसरा भी टिक कर जाते हैं, आइडिया लग जाता हाँ है कि सर। क्या सही क्या गलत है। जी सर। बिल्कुल। और ब्लैक बुक में जैसा क्या है ना कि ठीक है वो किताबें, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा है, कितना आप याद करेंगे। जी सर। तो आई थिंक उसमें भी अगर कर रहे हैं कोई तो 100 जो टॉप 100 टॉप 200 है वो शीट, लेकिन आपने जो बताई कि एक बुक को फॉलो करिए, वही आपका बेड़ा पार कर देती है। लेकिन होता क्या है ना कि जी रिसोर्सेज सर। के दलदल में फंसते हैं नए एस्पिरेंट जो होते हैं, उनको लगता है कि किसी ने ये बता दिया, किसी ने वो बता दिया, आज इनकी सुन लेते हैं कल उनकी सुन लेते हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ नहीं रहता है, तो उनको कहीं ना कहीं जिज्ञासावश कौतूहलवश जो है वो ऐसा कर देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब चक्कर में और परेशान ही होंगे वो, यार ये भी पढ़ना वो भी हाँ पढ़ना सर। वो भी पढ़ना, रिसोर्सेज तो ढेर सारे हैं, करना कैसे है वो मैंने रखता है। तो और क्या सर क्या पोर्शन उसमें ऐसे उस थे बुक, जिस पे ज्यादा फोकस उस किया बुक आपने। में सर, हाँ सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप वो बुक फॉलो करिए, और साथ में जब कोई टेस्ट लगाते हैं, कोई नई चीज़ आती है, तो उसी बुक में ऐड कर लीजिए आप, या फिर ओके। एक अलग से पेज बना लीजिए अपनी एरर शीट का, हम्म। मतलब और उसको रिवाइज करते मॉक रहिए। टेस्ट वही लगाया, काम मॉक आता टेस्ट है में लास्ट में। कुछ नया आ गया, तो हम उसी हाँ बुक सर। के चैप्टर में एक पेज डाल सकते हैं या अलग से एक नोटबुक में उसको नोट कर सकते हैं। हाँ सर, एरर शीट बना के चलो हर एक टेस्ट का। ओके। तो आपने जैसे मॉक टेस्ट की चर्चा की, तो मॉक टेस्ट जब आप लगा रहे थे तो क्या टेक्स्ट बुक से लगा रहे थे या कहीं और। हाँ सर, टेक्स्ट बुक से ही लगाई है तो मैंने कितने मॉक स्कोर टेस्ट। रह रहे थे जतिन आपके जब मॉक्स लगा रहे थे तो। सर हर एक मॉक में लगभग सर 160 से ऊपर ही जा रहा था जब फुल लेंथ लगा रहा था तब। हम्म। तो हाँ सर, और 160 165 से ऊपर ही थे। 160 65 आया और एग्जाम में 175 करके आ गए, 175.5। हाँ सर, एक मतलब 75.5। लगभग 10 नंबर का ऊपर ही रहा। हाँ सर। यही चीज समझाने की भी कोशिश करता हूँ बाकी लोगों को भी। आप देख सकते हैं कि जो आप मॉक लगाते हैं उससे डिमोटिवेट होने की बजाय आप ये सोच के चलिए कि जो पोर्शन वीक है उसको सही कर सकते हैं हम लोग। और ये बिल्कुल सही है कि एग्जाम में जाके आपके स्कोर और बढ़ते ही बढ़ते हैं मॉक से। जतिन, तो ये तो पेपर 1 की स्ट्रेटजी आपकी रही, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि अच्छा हिंदी के लिए जैसे आपने कहा, तो चूंकि आपकी शुरुआती ठीक थी तो विशेष आपको तकलीफ इसमें महसूस नहीं हुई। जी ओके। सर। राइट। तो पेपर 1 आपका ये क्लियर हुआ, रिजल्ट आया, मतलब रिजल्ट से पहले आंसर की आई, तो आंसर की में आपके स्कोर इतने ही बन रहे थे या कुछ कम थे या ज्यादा। सर आंसर की में मेरे थे 172.5, उसके बाद 3 इंक्रीज हुए थे। ओके। फिर चेंज होते हैं तो 3 नंबर सर आपके जो है वो बढ़ गए। हम्म। हाँ, 175.5 हो गए फिर। किस रीजन से फॉर्म भरा था आपने। मैंने सर ये नॉर्दर्न रीजन से। नॉर्दर्न रीजन, यानी आपके सारे एग्जाम जो है वो दिल्ली में ही हुए। जी सर, दिल्ली में। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दिल्ली में हुए हैं। ठीक है। हम बात से करते हैं पेपर 2 की। जैसे पेपर 1 का रिजल्ट तो एक डेढ़ महीने मतलब 1 महीने में आता है, तो पेपर 1 के बाद आपने पेपर 2 की प्रिपरेशन शुरू कर दी होगी या पहले से कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज में आप बताइए कि ये पेपर 2 के लिए आपने क्या क्या रणनीति अपनाई, और चूंकि आप प्रिपरेशन भी कुछ कर रहे हैं उसके बारे में जिक्र करिए, कैसे उसने मदद की आपके पेपर 2 के बारे में, क्या स्ट्रेटजी थी। जी सर, मैं पेपर 2 में सर, मैं फिलहाल यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ओके। और अब की बार वाला मेरा प्री हो भी रखा है, और मैं हम्म। मेंस लिख रहा हूँ इस साल। अच्छा। तो सर पेपर 2 के लिए मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं थी, क्योंकि सर ये जिस जिस तरह से इस एग्ज़ाम का पैटर्न है हम्म। कि एक ऐसे हिंदी का है, एक इंग्लिश का है, हम्म। तो सर इस तरह से, और वर्ड्स भी ज़्यादा नहीं है, 500 वर्ड्स हैं, जबकि यूपीएससी में 1000 से 1200 वर्ड्स तक जाना होता है। हम्म। हम्म। तो सर इसमें इस मतलब इस कारण मुझे ज़्यादा मुश्किल हुई नहीं इस पेपर में, पेपर हम्म। 2 में। लेकिन हम्म। फिर भी मैंने इसके लिए ऐसे लिखे जरूर थे, 4 टेस्ट फुल लेंथ लगाए थे इसके लिए। हम्म। और सर जो आपने जो वीडियो बनाई थी एक एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की, वो वीडियो देखी थी, और मोस्टली वो जो टॉपिक थे वो मेरे कवर कवर थे ऑलरेडी। ओके। और सर पेपर 2 में निबंध को और थोड़ा
प्रभावी बनाने के लिए मैंने एक अलग से A4 साइज शीट ली थी, और जो जो ऐसे आपने बोले थे हम्म। उससे रिलेटेड मैंने चैट जीपीटी से डाटा और कोट्स उनसे रिलेटेड, यानी कि 2 या 3 डाटा और हम्म। एक कोट हर एक टॉपिक पे तैयार कर रखा था पहले से। हम्म। और उसने बहुत हेल्प की वहाँ, जब मैंने एग्जाम लिखा तब ऐसे बहुत अच्छे से टैकल हुए, ओके। हिंदी और इंग्लिश दोनों के। ठीक है, ट्रांसलेशन पार्ट के लिए क्या मतलब आपको क्या लगा कि इसमें क्या टफ रहता है, या कुछ वर्ड्स जैसे हम मिस कर जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहती है, सिंपल सिंपल वर्ड्स भी कई बार होता है कि टाइम टेकिंग हो जाते हैं, उस चीज पे आपने कैसे काम किया ट्रांसलेशन पोर्शन पे? ट्रांसलेशन पोर्शन के लिए सर मैंने जो करंट अफेयर हमारे डेली के होते हैं, हम्म। तो सर उनमें जो मेरे को मुश्किल वर्ड लगे उनको मैंने अलग से नोट कर लिया था। अच्छा। और सर उनका भी कुछ एक मानक सा रूप नोट किया, ना कि हमारी आम बोलचाल की भाषा वाले हम्म। शब्द। हम्म। उनका एक अच्छा मानक रूप मैंने तैयार कर लिया था और उसका प्रयोग वहाँ पे किया था। ओके। जो अब की बार जो हिंदी इंग्लिश टू हिंदी का जो ट्रांसलेशन आया था, हम्म। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल पे था वो। हम्म। हम्म। हाँ, वो टॉपिक मैंने वैसे तो पहले पढ़ा हुआ था, लेकिन ट्रांसलेशन अलग ही है थोड़ा। हम्म। तो तो कहीं ना कहीं उसके लिए ओवरऑल टाइमिंग की बात अगर करें, पेपर 2 की टाइमिंग की बात, तो चूंकि आप ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर भी 2 घंटे में ये ट्रांसलेशन और एस्से करना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। कई सारे लोगों के एस्से या जी सर। ट्रांसलेशन पार्ट मिस कर जाते हैं। आपका टाइमिंग का क्या था सीन, कि बच गया या कैसे, क्या अटेम्प्ट पहले क्या किया आपने, वो बताइए। सर मैंने पहले ट्रांसलेशन ही टैकल किए थे सर। हम्म। सबसे पहले मैंने हिंदी टू इंग्लिश किया, क्योंकि वो मैं जल्दी कर लेता था, अरे टेस्ट में मैंने मुझे पता लग गया था। ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा ट्रांसलेशन किया, उसमें हम्म। थोड़ा मेरे को टाइम लगा। हम्म। वही उसके डेटा बाद मैंने प्रोटेक्शन वाला लास्ट में कुछ दो जो है ऐसे, उसमें टाइम लगा होगा। हाँ उसमें टाइम लगा हाँ, सर। और सभी उसकी लोगों को जो परेशान बिल्कुल किया। हाँ। हाँ लास्ट वाली जो लाइन थी वो तो बहुत मुश्किल ही लग रही थी, उसका तो अर्थ ही नहीं निकल के दे कुछ रहा था लेंदी वो कहना क्या लेंदी चाह भी रहा है, था। और हाँ वो चीजें फिट नहीं बैठ पाती उतने कम समय में। ओके। हाँ सर। और हाँ फिर सर लास्ट में मैंने दोनों ऐसे टैकल किए थे। हम्म। लास्ट में उस लाइन को छोड़ दें तो मेरा हम्म। कंप्लीट पेपर हो गया था 7 मिनट पहले लगभग। हम्म। हम्म। 5-7 मिनट पहले मेरा पेपर कंप्लीट हो गया था, लेकिन वो लास्ट लाइन मेरी खराब ही थी। वो लास्ट लाइन का मुझे नहीं पता लगा वो कहना क्या चाह रहा था। ओके। तो कहीं ना कहीं 2 घंटे में आपका पेपर जो है हो गया। हैंडराइटिंग की बात करते हैं जतिन। हैंडराइटिंग आपकी कैसी है, और क्या लगता है, चूंकि आप और भी एसेज लिखते हैं यूपीएससी वगैरह में, तो हैंडराइटिंग कितना मैटर करती है हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर में, उसके बारे में क्या लगता है आपको? सर हैंड राइटिंग ज़्यादा खराब तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम्म। पठनीय हो तो चल जाता है। मतलब लेजिबल राइटिंग मेरी पढ़ने राइटिंग लायक अगर है ऐसी भी तो। नहीं है कि बहुत ही अच्छी हो। हम्म। बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, बिल्कुल पठनीय है। ओके। इतना ही है सर हैंड राइटिंग का मेरा तो। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, आपके अनुभव से हम चाहते हैं कि जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको आप कुछ जैसे एस्से के बारे में टिप्स दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी यूपीएससी में कुछ हायर लेवल के एस्सेज रहते हैं। क्या क्रम रहता है, यानी आपने अभी तक जो सीखा है कि यूपीएससी में जो भी हम एस्से लिखते हैं, एस्से तो लिखने का हर जगह पैटर्न वही, तो क्या लगता है कि उसमें क्या हमें किन किन बिंदुओं पे ध्यान देना चाहिए, और क्या क्या उसका सीक्वेंस होना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, पैराग्राफ वाइज लिखना चाहिए, उसके बारे में प्लीज जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं, कि एस्से में हम क्या करें कि 500 शब्द में अच्छा एस्से लिख सके। जी सर। सर नॉर्मली ऐसे पैराग्राफ वाइज लिखा जाता है सर, लेकिन आपके ऐसे में जब पैराग्राफ वाइज लिखते हैं तो क्रमबद्धता होनी चाहिए। हम्म। विचारों विचारों का जुड़ाव होना चाहिए, आपने ऊपर क्या कहा है उससे आपकी अगली बात कनेक्ट होनी चाहिए। और हम्म। सर हमेशा जो ऐसे का टॉपिक है उसके आसपास ही बात करते हुए चलना है सर। ओके। कई बार क्या होता है कि हम कई बार बड़ा ऐसे होता है, जैसे 500 वर्ड का ऐसे ठीक ठाक है, हम्म। तो सर कई बार पहले 100 वर्ड में हम कुछ और बात कर रहे होते हैं और लास्ट में हमारा टॉपिक कुछ और ही चला जाता है। हम्म। तो सर वो कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो और ऐसे में हाँ, टॉपिक वाइज लिखना है, क्या करना है उसके बारे में प्रकाश डालिए, जब हम हेडिंग सर देके या क्या? प्रैक्टिस करते हैं तो हम्म। हाँ सर, वो एडिंग डाल सकते हैं सर, काले मतलब कि ब्लैक पेन से एडिंग डाल सकते हैं। जो हम्म। मेन मेन पॉइंट, मेन मेन जैसे कई कई बार हम डेटा डालते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें एग्जांपल डालते हैं, उनको सर एग्जांपल पे जैसे उदाहरण का जो हम लागू चिन्ह लिख करके लिखते हैं उसको ब्लैक कर दिया हल्का सा, हम्म। डाटा को हाईलाइट कर दिया अलग से, हम्म। इन्वर्टेड कोमाज
दिखा दिया अलग से, बीच में हम हम्म कोड डालते हैं उसको अलग से दिखा दिया। तो हम्म। सर ये फर्क डालता है। ओके। और जो टॉपिक होने चाहिए कि ये आप इस विषय में बात करें, जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, कंक्लूजन हुआ, इस तरीके से हमें क्या क्या, कितने जो टॉपिक्स हैं वो मतलब हेडिंग्स कह सकते हैं, उसको हमें इंक्लूड करने चाहिए ये जो 500 शब्द के लिए जिसे आप लिखते हैं, वो क्या लगता है आपको? सर हर एक ऐसे की अलग अप्रोच चलती है सर। हम्म। हाँ तो सर कई कुछ बार उदाहरण देके आप बताइए कि जैसे मतलब हम मान लीजिए इस टॉपिक पर लिखना चाह रहे हैं, तो हम उसमें क्या क्या हेडिंग इंक्लूड कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल चलिए एआई का ही लेते हैं। एआई के बारे में आपने जी जैसे सर। अगर आपको लिखना होगा, तो आप कैसे कैसे क्या क्या हेडिंग डालेंगे वो बताइए। और 4 पेज तक या पांच जैसे साढ़े सर, चार तक पेज तक हमें लिखना है, तो उस वाइज बताइए उसके हाँ हिसाब सर, से। जैसे सर एआई है, एआई के बारे में पहले बता देंगे ये है क्या। हम्म उसके बाद उसके प्रभाव दिखा देंगे, हम्म किस सेक्टर पे क्या हो रहे हैं। हम्म उसके बाद ये दिखा देंगे कि क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या क्या कमी चल रही हैं। हम्म उसके बाद सॉल्यूशन दिखा देंगे। हम्म और वो सर हमारे ऊपर है, कितने वर्ड्स में उसको लेके चलते हैं। हम्म। और सर लास्ट में, अगर लास्ट में चलते चलते हमें एक पॉजिटिव नोट पे उसको खत्म करना है। कंक्लूजन में उसको वो करना है। पॉजिटिव तो नोट पे खत्म करना है सर। ये सब चीजें जो है, जैसे कि शुरुआत में हम अगर वो लिख रहे हैं कि हम इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, तो क्या हमें ये प्रॉपर वर्ड इंट्रोडक्शन लिखना है, तब जाके इंट्रोड्यूस करना है, या सीधा हम इंट्रोडक्शन शुरू कर दिया, फिर उसके प्रोज जैसे लिख रहे हैं या फायदे बता रहे हैं या प्रभाव बता रहे हैं, तो क्या हमें ये हेडिंग में डालना है कि एआई के प्रभाव ऐसा करके, या सीक्वेंस में लिखते चले जाना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं सर, ये कोई जरूरी नहीं है कि पहले हम्म लिखना पड़े। हम्म ये हम बिल्कुल फ्लो में लिख सकते हैं, कोई हम्म अलग से लिखने की जरूरत नहीं है कि ये इसके प्रभाव हैं, ये इसकी जो लाभ या हानि है, हम्म। ये लिखने का कोई जरूरी है नहीं। और कई हम सारे बिल्कुल लोग फ्लो में लिखते पैराग्राफ हुए में चल लिखते हैं, सकते कई सारे लोग पॉइंट्स में लिखते हैं। गलत कुछ नहीं है, वो हैं। डिपेंड गलत कुछ करता है नहीं है सर। टॉपिक क्या है और किस हिसाब से आप उसको बताना चाहते हैं। जैसे कुछ लोग प्रभाव लिखेंगे, तो कुछ लोग एक फ्लो में लिख देते हैं कि चलो एक पैरा लिख दिया, 2 पैरा लिख दिया उसके बारे में। कुछ लोग उसी को सर पॉइंट वाइज लिखते हैं कि पहला प्रभाव ये, सेकंड ये, थर्ड ये। यानी कि दोनों सही है, हम टॉपिक के हिसाब से उस समय हम वो कर सकते हैं। जी ओके। सर, मैंने सर पिछले साल की कई टॉपर्स की कॉपी भी देखी है। तो इस एग्जाम में उन्होंने, जैसे आप बोल रहे हैं, बिल्कुल पॉइंट्स वाइज भी लिखे हुए हैं, उनको भी नंबर मिले हुए हैं। वो नंबर हम्म। तो देते हैं, वो बस ये है कि कम ज्यादा का थोड़ा वो होता है। हाँ, मतलब वही है कि इसमें कंटेंट जो है, आपने मैटर जो डाला है, वो जी रिलेवेंट जी। होने चाहिए टॉपिक से, जैसा कि आपने बताया कि क्रमबद्धता जरूरी है, और कहीं ना कहीं हाँ वो सर। टॉपिक से रिलेटेड चीजें होनी चाहिए। अब इसमें हम ऐसे नहीं कि हिस्ट्री की कॉपी जैसे पहले लिखते थे, कोई कहानी बीच में डाल के ऐसे ऐसे पेज जी भरने वाला सिस्टम इसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि 500 शब्द में अगर आप सही में अगर पढ़ें उस टॉपिक के बारे में, तो मुझे लगता है कि आपके पेज कम पड़ जाएंगे, आपके पास मैटर इतने इकट्ठा हो जाते हैं जी तो। सर। ठीक है, तो पेपर 2 जैसा कि आपने बताया वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए। इसके अलावे मैं अब चाहता हूं कि आप, जो लोग भी हमारे मित्र अभी इस बार 2025 का पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा जतिन शेखावत की तरफ से, कि कैसे वो, चूंकि डिमोटिवेशन का फेज चलता है, हर एक के लाइफ में आता है। कुछ एग्जाम्स हम देते हैं, सफल हुए, जी सर। असफल हुए, कुछ लोग ऐसा है कि कुछ पॉइंट से रह गए। तो इस बार उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, और जो फ्रेशर है उन सभी के लिए आपका मैसेज क्या रहेगा? सर अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखें और रिवीजन करते रहें टाइम टू टाइम सर। हर हफ्ते, मंथली अपना रिवीजन करते रहें। कोई रिवीजन को लेके कोई कोताही ना बरतें। ओके, ठीक है। जी सर। आ, एक चीज इस पड़ाव में हम तो जानना चाहेंगे, क्योंकि सफलता तो है एक दिन में नहीं मिलती है, जैसा कि आपने बताया 2021 से प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये सारी चीजें। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु जो होता है हमारा, हमारे हमारे परिवार के लोग होते हैं। मैं चाहता हूं कि जी आप सर। अपने परिवार के लोगों का कंट्रीब्यूशन या जिनका भी कंट्रीब्यूशन रहा उनके बारे में प्लीज बताइए, क्योंकि आप यहाँ अगर बैठे हैं या इस मुकाम तक पहुंचे हैं, तो उसमें उनकी बहुत ज्यादा जो है वो मेहनत है, तो उनके बारे में कुछ बताइए। जी सर, परिवार का तो अपना रोल होता ही है सर। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि सर हमारा परिवार अब भी एक संयुक्त परिवार है। अच्छा। और मुझे सपोर्ट करने वाले बहुत हैं। हम्म मेरे चाचा जी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, पापा मम्मी तो रहते ही हैं हमेशा। हम्म तो सर बहुत खुशकिस्मत हूं मैं कि हमारा अब भी गांव में संयुक्त परिवार है। वो अलग बात है कि किसी काम के कारण अलग अलग शहरों में वो कार्यरत हैं। तो चलिए, खैर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि आज के डेट में संयुक्त परिवार होना मामूली चीज नहीं होती है, नहीं देखने को मिलते हैं, तो जी आपको सर।
चाचा जी का भी और जो लोग भी हैं सभी लोगों का प्यार मिला है और मिलता भी रहेगा। तो ईश्वर से ऐसी कामना है कि अभी जैसे आपको राजभाषा विभाग मिला है और ऑल इंडिया रैंक 58 है, और आप जैसा कि बताएं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं जी सर। कि आने वाले समय में, जो कि जैसे कि आपका प्री हो गया, मेंस भी क्लियर हो और आप अच्छे से अच्छे पद को सुशोभित करें और यूपीएससी बिल्कुल आपका क्लियर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। और जो आपने जो भी चीजें बताई हैं उनके लिए बिल्कुल फायदेमंद रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद जतिन आपका। थैंक यू सर।